अभी ना मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, यहाँ पे एक बढ़िया सा वर्ड बताता हूँ एंड जस्ट गो फॉर चेकिंग आउट दैट वर्ड। आई एम राइटिंग इन द चैटिंग बॉक्स. So look for the word. Word has been given here, appropriate. तो यहाँ पे एक शब्द मैंने बताया आपको, appropriate. Now what is the meaning by appropriate? Let us go for understanding this. Appropriate means the most suitable, सबसे ज्यादा उचित, उपयुक्त, suitable, जो सूट करे, right? तो अगर जैसे मान लो कि कहीं पे लड़ाई हो गई है, तो लड़ाई हो गई है और हम में से किसी को जाना है ताकि लड़ाई को वो वहाँ पे लोगों को डरा दे, जो लड़ रहे हैं उनसे, उनको भगा दे, तो मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, मैं तो बातें करने वाला इंसान हूँ, लड़ नहीं सकता. तो मैं क्या करूंगा, मैं हिमांशु को भेज दूंगा, हिमांशु बहुत लड़ते हैं, तान्या को भेज दूंगा, तान्या लड़के आ जाएंगे उनसे. सो मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे हैं जो उनको सही आंसर दे सकते हैं, मतलब दे आर एप्रोप्रिएट पीपल. एप्रोप्रिएट से मतलब है जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो, सबसे ज्यादा उचित हो, है ना. अब मुझे अगर क्रिकेट के वर्ल्ड कप में किसी को भेजना है और अच्छी सी टीम बनानी है, तो मैं उनको नहीं भेजूंगा ना कि शाहरुख खान को और सोनू निगम को और हमारे मतलब जो भी हैं पॉलिटिशियंस हैं, किसी का नाम उनको लेके टीम नहीं बनाऊंगा मैं. क्रिकेट का वर्ल्ड कप है तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्हीं लोगों की टीम बना सकता हूँ, क्योंकि वही उसके लिए अप्रोप्रिएट है. सो अप्रोप्रिएट सिंपली मींस हियर द मोस्ट सुटेबल, जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो. अभी नाउ आई एम जस्ट गोना गेट यू टू अनदर वर्ड हियर. एक शब्द और बताता हूं मैं आपको. दिस इज द कुलदीप. कोई भी शब्द हो ना, मैं लास्ट में आपको मौका देता हूँ, वहां पे पूछ लिया करो सारी चीजें. अभी टॉपिक से रिलेट करते हुए चलते हैं, स्टार्ट हुआ है, आप मुझसे पूछ लेना. वैसे कंसिस्टेंसी होती है लगातार किस चीज को बिना ब्रेक किए आप करते हुए जा रहे हैं. इनकंसिस्टेंसी जहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं आपके, जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारी, वो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो कंसिस्टेंट होकर ज्वाइन कर रहे हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, वो इनकंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं. ये होता है इनकंसिस्टेंसी, राइट कुलदीप? बाकी लास्ट में मैं आपको चांस दूंगा, कुछ और पूछ रहा हूँ पूछ लीजिएगा. तो अभी बात कर रहे थे हम एप्रोप्रिएट की. अब कपड़े पहनने के लिए अगर मैं आपको कोई एप्रोप्रिएट वर्ड के लिए बोलूं, तो कपड़े पहनने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है वो आप सभी जानते हैं, दैट इज वेयर. सो वेयर का हम इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए. आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे. अब जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी सभी लोग हम इसमें सेंटेंस कुछ बनाते हैं. जैसे मान लीजिए मैं शर्ट पहनता हूं, तो मैं सेंटेंस बोलूंगा आई वेयर शर्ट. ऐसे करके मैं बोलूंगा भाई मैं जैकेट्स पहनता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वेयर जैकेट्स. ऐसे करके मैं बोलूंगा भाई मैं शर्ट पहनूंगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया. सो आई जस्ट गो फॉर मेकिंग आई विल वेयर जैकेट, आई विल वेयर शर्ट. माय गॉड, ये किसके घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई? जरा सा बंद करके रखे माइक को. इतनी खतरनाक लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, मतलब यहाँ पे तो जैसे बम बम गिर गए हो कानों में मेरे. ऐसा लग रहा था अभी रॉकेट निकलने वाले हैं. इतनी सारी आवाजें कहाँ से आ गई? प्लीज जस्ट कीप इट म्यूट, है ना, म्यूट करके रखें उसको. सो वी जस्ट मेकिंग सम द सेंटेंस हियर. आई वेयर, वेयर, विल वेयर, कुछ भी बना सकते हैं. अभी ये तो ठीक है. अब जल्दी से आपको एक सेंटेंस बना के देना है. लेट अस चेक और लेट अस लुक फॉर कितने लोग करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं. कल मैंने शर्ट पहनी थी. जल्दी से लिखना स्टार्ट करें. बोलेगा कोई भी नहीं, बोलेगा मैं निकाल दूंगा क्लास से. कल मैंने शर्ट पहनी थी, इसके लिए सेंटेंस बनाएंगे. और सभी लोग अपने माइक को म्यूट करके रखें. कुछ लोग बार बार अनम्यूट कर देते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग, इफ दे आर जस्ट डूइंग सो, आई एम गोइंग टू मेक देम आउट ऑफ द मीटिंग. सो कल मैंने शर्ट पहनी थी, इसके ऊपर हमें सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस आने स्टार्ट हो गए. एक बोल रहे हैं आई वर शर्ट, I wore shirt, I have weird shirt, I wore shirt, I wore shirt. Very good. I wore wear shirt. इस तरह के कुछ सेंटेंस आ रहे हैं. Yesterday I wear shirt, I wore shirt. चलिए, very good. So बहुत सारे लोग यहाँ पे सेंटेंस दे रहे हैं. अब थोड़ा सा इनको समझते हैं. Very good, very good. All the people are writing the sentences. Nice going. Nice. So अभी क्या है कि यहाँ पे पहले तो हम बात करते हैं कि कल मैंने शर्ट पहनी थी. तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि दैट वी टॉकिंग अबाउट पास्ट. हम पास्ट की बात कर रहे हैं. और जब हम पास्ट की बात करते हैं, सो इन द पास्ट वी हैव टू गो फॉर यूजिंग सेकंड फॉर्म. हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है. और सेकंड फॉर्म अब हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी. सो द पीपल हु आर यूजिंग आई वर, तो वर वाले सेंटेंस तो यहाँ पे बन ही नहीं सकते. आई वाज के साथ आप सेंटेंस बनाते हैं, और वो भी तब जब आगे एक्शन में आईएनजी लगाना हो. सॉरी, मैंने अभी भी लस्सी पी रहा ना, डकारे आ रही है. हाँ. सो आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी तो हो सकता है, लेकिन तब जब काम चल रहा हो. लेकिन जब काम चल नहीं रहा, तो फिर सिंपली बात हम करते हैं सेकंड फॉर्म के साथ. अब बात आती है सेकंड फॉर्म की. वी हैव टू लुक फॉर व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पहनने की. सेकंड फॉर्म क्या है, हमें ये चेक करना पड़ेगा. तो सम पीपल रोट आई वोर शर्ट, सम पीपल रोट आई वेयर शर्ट,
Now we have to check out which one is correct here. So the correct second form is wore. I wore shirt yesterday. तो जिन लोगों ने wore लिखा है, they are correct enough. I wore shirt yesterday, ये गलत हो जाएगा. लेकिन अब बात ये आती है कि मैंने इसको क्यों बनाया, क्यों पूछा आपसे. Actually the scene is this. आप अगर देखेंगे तो पहनने वाला जो एक्शन है, wear जो एक्शन है, ये बड़ा ही कॉमन एक्शन है और सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट एक्शन है कपड़े पहनने के लिए, कोई भी चीज पहनने के लिए, और बहुत कॉमन है, बचपन से आप यूज करते हुए आ रहे होंगे. स्पेशली आई गॉट यू द सेकंड फॉर्म सेंटेंस हियर बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू चेक आउट कि कितने लोग सेकंड फॉर्म इसकी जानते हैं. आपको नहीं पता था, आपने सेकंड फॉर्म लगा ईडी लगा दिया, ठीक है, दैट इज ओके, आपको नहीं पता. लेकिन आप गौर करें इस बात पे कि ये इतना कॉमन एक्शन होते हुए भी आप में से बहुत सारे लोग इसकी सेकंड फॉर्म को नहीं जानते हैं. कुछ लोगों ने वोर लिखा और कुछ लोगों ने वियर्ड भी लिखा, तो बहुत सारे लोग इसकी सेकंड फॉर्म को नहीं जानते. दिस इज व्हाट वन ऑफ द प्रॉब्लम. ये एक प्रॉब्लम है एप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ कि कई सारे शब्द तो ऐसे हैं होते हैं जिनकी हम इजीली सेकंड फॉर्म वगैरह बना लेते हैं, पर कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म वगैरह हम इजीली नहीं बना पाते हैं. तो इस चीज का निचोड़ निकालने के लिए या इस चीज का उपाय ढूंढने के लिए कुछ और भी तरह के शब्द इस्तेमाल में आने लगे. वो और भी तरह के शब्द कौन से हैं जो इस्तेमाल में आ रहे हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे. उनको आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नाम लेते हैं. यहाँ पर मैं सिंपली कहूंगा कि ये सब्स्टिट्यूट में दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इसकी जगह इनको भी यूज कर सकते हैं. और हम यहाँ पे अपने अलग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उनको बोलने के लिए, तो आप आपकी किताबों में उसको कैसे भी दिया जा रहा हो, पर हम यहाँ पे उनको बोलते हैं एक्सप्रेशंस. सो वी जस्ट गो फॉर यूजिंग एक्सप्रेशंस नाउडेज एट द प्लेस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स. तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हर चीज के लिए आपके पास एप्रोप्रिएट वर्ड्स तो होंगे, पर कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको आप आजकल काफी बोलते हैं और एप्रोप्रिएट वर्ड्स को आप छोड़ते हुए चले जा रहे हैं. इन वर्ड्स को हम यहाँ पे नाम देते हैं एक्सप्रेशंस का. आप जो बोलते हैं आपके स्कूल्स वगैरह में वो आपकी अलग चॉइस है, हम अलग तरीके के टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन बात वही होगी. तो हम यहाँ पे उनको बोलते हैं एक्सप्रेशंस. अब आप चाहें तो वेयर की जगह आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं पुट ऑन, PUTON, पुट ऑन. लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पुट ऑन. अब मजेदार बात यह है कि पुट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो. अब आप ही सोचिए कि वेयर ज्यादा आसान होगा यूज करने में या पुट ऑन ज्यादा आसान होगा यूज करने में. अभी जो मैंने बात बोली थी, अरे मैंने बस अभिषेक चौधरी साहब को भेज दिया, मैं सभी को भेज देता हूँ. द वर्ड विच आई रोट हियर एंड दिस इज पुट ऑन, PUTON, पुट ऑन. तो अभी जैसे हमने सेंटेंस बनाए थे, मैं शर्ट पहनता हूँ उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई पुट ऑन शर्ट. मैं शर्ट पहनूंगा, आई विल वियर शर्ट की जगह आप बोल सकते हैं आई विल पुट ऑन शर्ट. ऐसे कल मैंने शर्ट पहनी थी, वहां पे आपको सेकंड फॉर्म में गड़बड़ जो हुई थी यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म एक सी होती है, तो आप कह सकते हैं आई पुट ऑन शर्ट यस्टरडे. अब आप भी खुद सोचिए कि कौन सा आपको ज्यादा इजी दिखाई पड़ रहा है, वेयर इज इजी और पुट ऑन इज इजी. That's what the reason nowadays people are using put on because these are more easy. ये निकिता, आई थिंक ये रेडमी के थ्रू कौन आ रहा है जरा मुझे बताएंगे. आई जस्ट नीड टू टॉक. अभी इन्होंने सेंटेंस लिखा है आई वाज पुट ऑन शर्ट यस्टरडे, रेडमी के थ्रू. जल्दी से बताइए, वी आर नॉट हैविंग टाइम. हेलो हेलो रेडमी वाली मैडम, मैडम सुन नहीं रही है. तो जो भी है मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी उनका सेंटेंस गलत था, वहां पे उन्होंने वर का इस्तेमाल किया था, आई वर करके. हाँ निकिता, और ये इसको थोड़ा सा क्लियर करके चले. यहाँ पे हमें बस सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो फिर हाँ पूनम है. निकिता पूनम दोनों लिखा हुआ है, मतलब कौन है. सो आप बस इतना समझ के चलिए कि पहले भी यहाँ पे था आई वर का आपने इस्तेमाल किया था, अब आप आई वॉज पुट ऑन बोल रहे हैं. तो हम इस बात को अपनी पिछली क्लासेस में क्लियर कर चुके हैं कि वॉज और वर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक्शन में ING लगाया जाता है. अगर आपको डाउट है इसके साथ टॉपिक के साथ, तो आप एक काम करिएगा, राजू गोला मनी एंड सक्सेस के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है. आपकी जितनी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं हमने वहाँ पे उनके रिकॉर्डेड वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ पे जाएं, उन वीडियोस को देखें, तो पुराने टॉपिक्स पे आपके क्लियर हो जाएंगे. और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो देख सकते हैं. वैसे मैं आप सभी को उनको वीडियो के लिंक भेजता हूँ, बहुत सारे देखते हैं बहुत सारे नहीं देखते हैं, फिर भी आई वुड से राजू गोला मनी एंड सक्सेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको 50-100 वीडियोस मिल जाएंगे.
सक्सेस के, इंग्लिश के और भी बहुत सारी चीजें। ओके, तो वहाँ पे जाएं और जो वीडियोस पड़े हुए हैं सारी लिस्ट अलग अलग बनी हुई है, इंग्लिश की, सक्सेस फॉर्मूले की, मोटिवेशन स्टोरीज की, सबकी, उनमें जाएं और जाके वो वीडियो देख लें ताकि आपके पुराने टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो वॉइस वर्ड का इस्तेमाल जब आईएनजी लगाते हैं, अभी तो बस सिंपल सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे, तो सेंटर बनेगा हमारा आई पुट ऑन शर्ट। अभी यहाँ पे बस मैं आपको वर्ड बता रहा था कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स की जगह लोग आजकल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करने लग गए हैं। क्यों करने लग गए हैं? रीजन बताया कि एक्सप्रेशंस जो होते हैं इजी होते हैं यूज करने में, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ज्यादा उलझना नहीं पड़ता है। जहाँ पे जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं वहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि आई वियर्ड शर्ट करके आपने गलती कर दी। एक रीजन ये हो सकता है, और भी रीजन बताता हूँ मैं आपको। एक और शब्द लिखें, नहीं शब्द नहीं लिखे, अगर किसी को पता हो तो वो मुझे बताए। गाड़ियों में आजकल ट्रेन स्टार्ट हो गई है दोबारा से, लॉकडाउन तो नहीं खुला है पर ट्रेन लोगों सरकार ने चला दी है। तो मान लीजिए ट्रेन में चढ़ने की बात हो रही है, तो गाड़ियों में चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होता है वो मुझे लिखकर बताएं आप। जो भी आपको मालूम है जल्दी से लिखकर बताना स्टार्ट करें। गाड़ियों में चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड, गाड़ियों में चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड, डू इट फास्ट। टेक ऑफ लिखा किसी ने, गेट इन लिखा किसी ने। टेक ऑफ, गेट इन आर नॉट द वर्ड्स, प्रॉपर वर्ड्स, दीज आर द एक्सप्रेशंस जो हम इनके जगह यूज करेंगे। सो वैसे आप ठीक जा रहे हैं, लेकिन ये वो वर्ड्स नहीं है जो हमें इस्तेमाल करने हैं। ये राइड, राइड सवारी करने के लिए होता है, पवन ने लिखा। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। गाड़ी में चढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल में आता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। द वर्ड इज, आप शायद जानते नहीं जानते हैं, आई हैव रिटन हियर, द वर्ड इज बोर्ड। द वर्ड इज बोर्ड। जितने भी लोग यूज कर रहे हैं पास ऑन, गेट इन, गेट ऑन, इस तरह की शब्द, ये एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। द वर्ड इज बोर्ड। अब आप बोलेंगे बोर्ड तो हमने कभी सुना नहीं है, वैसे नहीं सुना होगा पर आपने देखा जरूर होगा, गौर नहीं किया होगा। आप अगर देखें तो आपकी जो टिकट होती है रिजर्वेशन की, उसमें बोर्डिंग टाइम लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, लोग पूछते हैं बोर्डिंग कितने बजे की आपकी, बोर्ड कितने बजे करना है आपको। ठीक है, तो बोर्डिंग टाइम वो होता है कितने बजे आपको गाड़ी में चढ़ के बैठ जाना है। सो बोर्ड इज बोर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड गाड़ियों में चढ़ने के लिए। ऐसे करके गाड़ियों से उतरने के लिए जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होता है दैट इज अलाइट। मैं उसकी भी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अलाइट। सो गाड़ी में चढ़ने के लिए, हाँ बोर्डिंग पास भी होते हैं, सही बात कर रहे हैं गिरीश। तो गाड़ी में चढ़ने के लिए बोर्ड इज द वर्ड और उतरने के लिए अलाइट इज द वर्ड। अब ऐसा चेन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को लेकर, आप सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के इसमें बना सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ दूसरी चीज बताता हूँ। बोर्ड की जगह लोगों ने एक्सप्रेशन यूज करना स्टार्ट किया, गेट ऑन। गाड़ियों में चढ़ने के लिए बोर्ड की जगह एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, गेट ऑन। लिख लें आप कृपया करके इसको, गेट ऑन। अब गेट ऑन में आप देखें, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जाना। तो आप किसी चीज के ऊपर जा रहे हैं इसलिए आप बोलते हैं गेट ऑन। तो गेट ऑन से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं नीचे उतरने की बात कर रहा हूँ तो एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए। जरा लिखें यहाँ पर, नाज अलाइट गाड़ियों से उतरने के लिए है हमारे पास वर्ड। तो ऑन से हम ऊपर आते हैं, तो नीचे उतरने के लिए कौन सा होगा, जरा उसके नीचे के लिए कौन सा वर्ड होता है उसको बस गेट के साथ लगाइए, मिल जाएगा। भाई साहब जो आप ये स्नेहा अग्रवाल इन लगा रहे हैं, इन नीचे के लिए नहीं होता है, नीचे के लिए वर्ड होता है डाउन। एवरीबडी नोज दैट। तो बस अब मैं क्या करूं, कॉमन सेंस इज ऑल्सो नॉट सो कॉमन इन द कॉमन पीपल, ये भी बड़ी दिक्कत है ना। तो दैट्स वेरी इजी। जब ऊपर के लिए ऑन है तो नीचे के लिए डाउन होता है, ऊपर चढ़ने के लिए गेट ऑन हो गया और नीचे उतरने के लिए गेट डाउन हो गया। सो गेट डाउन इज द वर्ड जो गाड़ियों से उतरने के लिए आप यूज करते हैं। गेट ऑफ का भी इस्तेमाल किया जाता है कई जगह, वो गेट डाउन इज द मोस्ट प्रॉपर वन हियर। सो गाड़ियों में चढ़ने के लिए गेट ऑन, गाड़ियों से उतरने के लिए गेट डाउन। अब क्या है इसमें, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि आपको अगर गेट ऑन मालूम पड़ जाता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप गेट डाउन पता कर लेते हैं। अच्छा कुछ लोगों के साथ कॉमन सेंस की भी दिक्कत है, वो इतना भी नहीं कर पाते, कोई बात नहीं है, उनको सिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ। तो गेट ऑन और गेट डाउन यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बोर्ड को देखकर अलाइट का अंदाजा नहीं लगता दूर दूर तक, गेट ऑन को देख के गेट डाउन का अंदाजा लग जाता है। तो ये भी एक इजीनेस है एक्सप्रेशंस के साथ कि आप इनके आसपास के शब्द भी पता कर लेते हैं, पर एप्रोप्रिएट वर्ड्स में वो नहीं हो पाता। तो इसलिए लोग आजकल ज्यादा प्रेफर करते हैं एक्सप्रेशंस को यूज करना एट द प्लेस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, अब मैं कुछ आपको वर्ड्स बता रहा हूं और उनके कौन से एक्सप्रेशंस आजकल इस्तेमाल में आ रहे हैं वो बताऊंगा, क्योंकि आगे की कहानियों में, आगे की क्लासेस में हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस यूज करने वाले हैं। लिखें, जैसे वेयर की जगह आपने लिखा पुट ऑन, बोर्ड की जगह आपने यूज करना स्टार्ट किया गेट ऑन, लाइट की जगह आपने यूज करना स्टार्ट किया गेट डाउन। और लिख सकते हैं
लिव, LIVE, लिव या स्टे की जगह, लिव या स्टे की जगह आप यूज कर सकते हैं पुट अप। लिव या स्टे की जगह, लिव होता है ना कहीं पे रहना या स्टे करना, कहीं पे रुकना, उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं पुट अप। आई पुट अप, जैसे आप कहीं पे घूमने गए, आपने बोला लास्ट है ना आई वेंट टू मॉरिशस एंड आई स्टेड इन माय फ्रेंड्स होम, तो उसकी बोल सकते हैं पुट अप इन माय फ्रेंड्स होम। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और आप ले लीजिए डिले, डिले होता है ना काम को डिले करना, टालना, तो डिले की जगह आप लिख सकते हैं पुट ऑफ, पुट ऑफ, काम को टालना, पुट ऑफ द वर्क। डिले द वर्क की जगह आप बोल सकते हैं पुट ऑफ द वर्क। चलिए और लिखते हैं, लिखें एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश की स्पेलिंग में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी है, सम पीपल में फाइंड सम प्रॉब्लम एंड लिसन दैट, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे ही हमारा नेटवर्क ऐसे ही होता रहता है। सो एक्सटिंग्विश की स्पेलिंग है EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश। ठीक है, आई हैव रिटन हियर। और एक्सटिंग्विश बिल्कुल ठीक बोला विपिन, आपने सही लिखा है एक्सटिंग्विश। और एक्सटिंग्विश की जगह आप यूज कर सकते हैं पुट आउट। वैसे एक्सटिंग्विश तो आप सभी लोग जानते होंगे, जानते नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि एक्सटिंग्विश जो एप्रोप्रिएट वर्ड है उसकी जगह लोग आजकल यूज करने लग गए हैं पुट आउट। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे रेड कलर के सिलेंडर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, और एक्सटिंग्विश होता है आग बुझाना। और उसकी जगह जो हमने वर्ड यूज किया वो यूज किया पुट आउट। वैसे पुट आउट की जगह आप चाहें तो ब्लो ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, BLOWOFF, ब्लो ऑफ। लेकिन फिर भी पुट आउट और ब्लो ऑफ में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। ब्लो ऑफ होता है फूंक मार के बुझाना, जैसे आपने कैंडल बुझाई, फूंक मार के बुझा दी, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया। अब किसी के मकान में आग लग गई है, किसी के मकान में अगर आग लग गई है तो वहां पे आप ये नहीं बोलोगे ब्लो ऑफ द फायर, है ना, और सारे पड़ोसी निकल के फूंक मार रहे हैं मकान में, तो ऐसे वो नहीं चल पाएगा, तो वहां पे फिर आपको पुट आउट द फायर ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, सो ब्लो ऑफ फूंक मार के आग बुझाने के लिए इस्तेमाल में आता है, और पुट आउट किसी भी तरह से आग बुझाने। अभी आप देखें, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, आई विल गेट यू और आई विल लेट यू नो सो मेनी एक्सप्रेशंस इन फर्दर क्लासेस, आपको बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी इनकी कहानी को सर समझते हैं। ब्लॉफ की एक बार स्पेलिंग बता दीजिए सर। ब्लो ऑफ की ब्लॉफ की स्पेलिंग बता। हाँ हाँ, ब्लो ऑफ की स्पेलिंग है BLOW, ब्लो, और OFF, ऑफ, ब्लो ऑफ। बिल्कुल सही लिखा है नुपुर ने, ब्लो ऑफ। ठीक है, ओके सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा सा इनको समझते हैं, क्या ये एक्सप्रेशंस मतलब कैसे भी रैंडमली बना दिए किसी ने कि भाई इसकी जगह इसको यूज कर दो, इसकी जगह इसको यूज कर दो, या इनके बनाने के पीछे कोई लॉजिक है? यूज ब्लैंकेट, अच्छा गिरीश कह रहे हैं कि सर फूंक नहीं मारेंगे, ब्लैंकेट यूज कर दो। मकान को ब्लैंकेट उड़ाओगे तुम? कैसी बात करते हो, कॉमन सेंस की बात करा करो। बोलो मकान में आग लग गई है तो फूंक नहीं मारेंगे, ब्लैंकेट उड़ा देंगे, सही है, ठीक है। मकान किसका है? मकान है, गुड्डे गुड़िया वाला मकान ले आए हो तुम। चलो, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या ये एक्सप्रेशंस रैंडमली बना दिए किन्हीं भी शब्दों की जगह कि भाई इसकी जगह आप ये यूज कर लो, या कोई लॉजिक है इनको बनाने का? सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। हर एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। आज थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में हम ज्यादा जाएंगे, तो उनको आप नोट जरूर करते चलिएगा, अदरवाइज आप ना भूल जाओगे, आप मिस कर बैठोगे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है आज का पार्ट। तो एक्सप्रेशंस बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको मैंने जितने भी आपको मैं गिरीश पुट आउट मैंने बताया ना, किसी भी तरह से आग बुझाने के लिए पुट आउट इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मैंने जितने भी एक्सप्रेशंस बताए हैं, आप अगर गौर करो तो ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, एटलीस्ट टू वर्ड्स आर देयर। पहला वाला जो शब्द है वो कोई आसान सा एक्शन है, और दूसरा वाला जो शब्द है वो कोई प्रपोजिशन है। तो इन एक्चुअल ये एक्सप्रेशंस बनाने के लिए हम यहाँ पे दो चीजों की हेल्प लेते हैं, एक एक्शन, उसमें प्लस करते हैं प्रपोजिशन। तो लिख लीजिए एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू एक्शन प्लस प्रपोजिशन। लिख लें इसको, एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू एक्शन प्लस प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन।
अभी द सीन इज दिस कि एक्शंस क्या होते हैं, ये तो कहानी हमने खूब पढ़ी है, खूब देखी है, खूब जानी है, ठीक है। आज तक हमने खूब एक्शंस को यूज किया। तो नॉर्मली ये होता है कि जब हम कोई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं तो कोई आसान सा एक्शन हम लेते हैं हमेशा वहां पर, और उसके साथ हम जोड़ देते हैं कोई प्रपोजिशन। तो एक्शन की कहानी को तो हमने खूब पढ़ लिया, खूब समझ लिया। अब हम समझते हैं कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं। सो अब इसको लिख लीजिए हेडिंग के तौर पे, प्रपोजिशन। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रपोजिशन नाउ, क्योंकि एक्शन तो हमने खूब समझ लिया। एक्शन मींस कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम। नाउ वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट प्रपोजिशंस। सो व्हाट इज दैट अबाउट प्रपोजिशन। आप इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा जितना मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेस हैं, आपको आगे मालूम पड़ेंगे। लेकिन एक इनका लॉजिक आपको पता चल जाएगा कि ये प्रपोजिशंस क्या हैं। आर्ची, मैंने एक बात बोली थी जब ये सारी चीजें पढ़ाई थी, अभी स्टार्ट जब की थी, कि आप अपनी बुक्स में या अपने स्कूल्स में इनको अलग तरीके से बोलते होंगे। हम यहाँ पे अलग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उन शब्दों को बोल रहा हूँ यहाँ पर, है ना। मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं बोल रहा, मैं उन शब्दों को बोल रहा हूँ जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे एक्शन जो मैं बोलता हूँ, आपके स्कूल्स में या किताबों में उनको वर्ब बोला जाता है, पर मैंने आज तक वर्ब बोला ही नहीं उनको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एक्सप्रेशन हैं ये फ्रेजेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उनको एक्सप्रेशन वर्ड या एक्सप्रेशन टर्म बोलकर यूज कर रहा हूँ, और ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी, राइट। चलो, हियर नाउ लेट अस मूव। अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम किस तरह से यूज करेंगे, कैसे बनाते हैं, तो प्रपोजिशन की बात चल रही थी। नाउ देयर आर सो मेनी प्रपोजिशंस। कुछ एग्जांपल्स में प्रपोजिशंस के आपको बता दे रहा हूँ, उनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे टू, ऑफ, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, विद, आउट, ऑफ, ओ एफ एफ वाला ऑफ, एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं, ओवर वगैरह, और भी काफी सारे हो सकते हैं। अभी आप गौर करो इन सारे शब्दों में, तो ये सारे शब्द देखने में सर अलग आपने अलग। लास्ट में क्या बोला, बोलिएगा दोबारा। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको रैंडमली बता दिए हैं। प्रपोजिशंस बहुत सारे होते हैं, मैं फिर से एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारे और मिल जाएंगे आपको। जैसे टू, ऑफ, ओ एफ वाला ऑफ, ओ एफ एफ ऑफ, फ्रॉम, फॉर, ऑन, इन, आउट, विद। इनको मिला के भी आपस में बहुत सारे और मिलते हैं। तो मैं तो बस ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी प्रपोजिशंस को आपको अलग अलग बता रहा हूँ। अब मेरा जो मोटिव है यहाँ पे इनको बोलने का, वो ये है कि देखने में सारे शब्द अलग अलग हैं, फिर भी इनको प्रपोजिशन क्यों बोला जाता है उसको हम समझेंगे आज सर। तो इन सभी को अगर प्रपोजिशन बोला जाता है तो उसका रीजन एक ही हो सकता है कि इन सब में कोई एक खूबी पाई जाती है, एक ही क्वालिटी पाई जाती है, इसलिए सबको प्रपोजिशन बोला जाता है, भले ही यूजेस इनके अलग अलग हो। ठीक है, वो क्या खूबी पाई जाती है, लेट अस गो फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये प्रपोजिशंस होते क्या हैं, क्यों इनको प्रपोजिशन बोला जाता है। अगर आप गौर करो द वर्ड प्रपोजिशन में, तो आप देखेंगे ये प्रपोजिशन वर्ड दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है प्री, एक होता है पोजिशन। प्री पोजिशन। So proposition word has been made using two words together, pre plus position. तो proposition का मतलब भी ये होता है, pre plus position. Proposition वो शब्द होते हैं जो पोजीशन से प्री होते हैं, प्री का मतलब पहले होते हैं, यही डेफिनेशन है। आपकी किताबों में क्या है, वो आपके टर्म्स जो होंगे जो भी है, मैं आपको इजी एक मेथड में या इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रपोजिशंस वो शब्द जो पोजीशन से पहले लगते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसकी पोजीशन से पहले लगते हैं। तो अगर आप अपनी बुक्स में जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे दैट प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच फॉलो द पोजीशन ऑफ नाउन। ये टेक्निकल बोला मैंने पहली बार, है ना, क्योंकि उसमें उलझ जाते हैं थोड़े से, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसलिए हम उन टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करते, आसान चीजों को लेके चलते हैं। तो किताबों के हिसाब से आप देखेंगे तो प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच फॉलो द पोजीशन ऑफ नाउन। प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन की पोजीशन को फॉलो करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रपोजिशन के बाद आपको हमेशा नाउन लगाना है, नाउन प्रोनाउन वगैरह जो होते हैं वो लगाने हैं आपको। ठीक है, अब ये तो रही किताबों की बात। अब हम इसको अपने हिसाब से कैसे बोलेंगे उसको समझ लेते हैं।
अगर आपको याद हो तो बचपन में आपने सबने पढ़ा होगा नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नाउन की डेफिनेशन याद भी होगी। अब मैं उसको सुनूंगा तो नहीं, वरना यहाँ पे काव होने लग जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, यू मस्ट हैव स्टडीड। सो नाउन की डेफिनेशन को कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। एग्जाम्पल राम, सीता, ताजमहल, आगरा। मुझे पूरे मार्क्स मिले थे इसमें, आपको नहीं मिले होंगे। चलो, तो फिर से हम बात करते हैं नाउन की डेफिनेशन को लेके। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। नाउन क्या होता है? नाउन नेम होता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो, चाहे वो किसी प्लेस का हो, या एनीथिंग, किसी भी चीज का हो। नाउन इज द नेम। तो अभी हमने जो बात की थी, हमने बोला था कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा हमें नाउन लगाना है। नाउन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम। तो दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि प्रपोजिशन के बाद मुझे हमेशा किसी का भी नाम लगाना है। एग्जैक्टली इस बात को आपको याद रखना है कि प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा नेम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेम। अब और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी नो एक्शन वाली क्लासेस याद हैं तो याद करिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें हमेशा नो एक्शन होती हैं। उन 4 चीजों में सबसे पहली चीज आई थी नेम, दूसरी आई थी ऑक्यूपेशन, तीसरी आई थी कंडीशन और चौथी आई थी क्वालिटी। नेम, ऑक्यूपेशन, कंडीशन, क्वालिटीज, ये 4 चीजें हमेशा नो एक्शन होती हैं। अभी हमने बात की थी यहाँ पर कि नाउन प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन लगता है, नाउन नेम होता है और नेम नो एक्शन होता है हमारे अकॉर्डिंग। तो अब सीधी से हम बात कर देते हैं, अपने लैंग्वेज में आ जाते हैं कि प्रपोजिशन के बाद आपको हमेशा और हमेशा नो एक्शन का यूज करना है। ये है वो चीज जिसको आपको यहाँ पे लिखना है या समझना है, क्योंकि आगे की क्लासेस में बहुत सारी प्रपोजिशन इस्तेमाल में आएंगी, तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे उनके बाद उसको आपको याद रखिएगा। सो जस्ट गो फॉर राइटिंग। आफ्टर प्रपोजिशन, जल्दी से लिख लीजिए, क्लास फिनिश होने को है, कुछ और इंटरेस्टिंग बताना है। आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज नो एक्शन। आफ्टर प्रपोजिशन वी ऑलवेज यूज नो एक्शन। और नो एक्शन के आगे ब्रैकेट में लिख देना नेम। ये भी याद रखना है, सारे नो एक्शन नहीं यूज करेंगे, सिर्फ नेम वाला नो एक्शन यूज करेंगे, क्योंकि नाउन नेम होता है और कुछ नहीं। तो नेम वाला नो एक्शन यूज किया जाएगा सिर्फ यहाँ पर। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप इतना तो समझ गए, और इस बात को अब हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि जब भी आपको कोई प्रपोजिशन दिखाई पड़े तो उसके आगे आपको हमेशा नो एक्शन यूज करना है। एक्शन नहीं आना चाहिए, नो एक्शन आना चाहिए। वो भी कौन सा वाला नो एक्शन आना चाहिए? नेम वाला नो एक्शन आना चाहिए। तो नो एक्शन भी 4 तरह के आपको बताए गए हैं, तो हमें नेम वाला नो एक्शन यूज करना है। फिर भी एक इशू है, 3 मिनट रह गए, 3 मिनट में अच्छी तरीके से समझ लीजिए उस इशू को। एक सेंटेंस लिखें और मुझे जल्दी से यहाँ पे लिखकर बताएं। लिखें, हिंदी बोलने के दिन गए। हिंदी बोलने के दिन गए। जल्दी से मुझे लिखकर बताएं चैट बॉक्स में, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? हिंदी बोलने के दिन गए। प्रियंका ने लिखा है लेकिन गलत लिखा है, आर्ची ने लिखा है, उन्होंने कुछ और गलत लिखा है, नाज ने भी गलत लिखा है, कुलदीप का सही आया है, कुलदीप का सही आया सेंटेंस। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने आपको सिखाया था, यूज टू की क्लास पढ़ाई थी एक मैंने, और उसमें मैंने आपको सिखाया था गॉन आर द डेज ऑफ, और उसमें एक चीज लिखाई थी आपको क्लियरली कि गॉन आर द डेज ऑफ, ऑफ के बाद एक्शन में हमेशा आईएनजी लगता है। इस चीज को आपको याद रखना था। ओ एफ एफ नहीं है, सिंगल ऑफ है, ओ एफ है, लेकिन उसके बाद आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है। तो सेंटेंस सही वाला होगा गॉन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग हिंदी। जिनके पास गलत है वो नोट कर लें, इसको मेंटेन कर लें, मेंशन कर लें, और कृपया करके इस क्लास को क्लियर कर लें, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो गॉन आर द डेज ऑफ स्पीकिंग हिंदी। अब एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पे निकल के, वो प्रश्न ये है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा नो एक्शन लगाएंगे, और वो भी नेम वाला नो एक्शन। इस सेंटेंस में आप गौर करो तो आपको देखने को मिलेगा कि गॉन आर द डेज ऑफ प्रपोजिशन है, पर उसके बाद आप एक्शन और आईएनजी लगा रहे हैं। तो ये क्या है चक्कर? अभी हमने बात की कि आपको नो एक्शन लगाना है, नेम लगाना है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्पीकिंग हिंदी, एक्शन में आईएनजी यूज कर रहे हैं। तो क्या एक्शन में आईएनजी नो एक्शन है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और वो भी हमें यहाँ पे नेम चाहिए? तो क्या एक्शन और आईएनजी नेम है किसी चीज का जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं?
तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 1.5 मिनट रह गया, उसमें अच्छी तरह समझ लीजिए। हाँ, एक्शन प्लस आईएनजी नो एक्शन होता है। दूसरी चीज, एक्शन प्लस आईएनजी नेम होता है। अब आप गौर सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल होता है। आप सभी लोग जैसे हमारे पास कोर्स करने आते हैं, उस कोर्स का नाम होता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो आप देखें इसमें एक एक्शन आ रहा है जिसमें आईएनजी लगा के बताया जा रहा है। किसी भी एक्शन में जब आप आईएनजी लगाते हैं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग वो जीरेंड में कन्वर्ट हो जाता है, और जीरेंड एक नाउन के तौर पे यूज किया जा सकता है। ये ऐसी कुछ खूबी होती है टेक्निकल टर्म्स से। आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, इतना समझ लीजिएगा कि आप किसी भी प्रपोजिशन के बाद हमेशा नो एक्शन लगाएंगे, पर अगर वहां पे नो एक्शन नहीं है और एक्शन आ रहा है तो उस एक्शन में आईएनजी लगा दीजिएगा, जिससे वो नो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आज समझ लीजिए। ये क्लास कभी भी खत्म हो सकती है, जितना एक्सप्लेन हो पा रहा है मैं उतना बता रहा हूँ। बाकी की कब आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एक्शन में आईएनजी लगने से नो एक्शन बनता है, नेम बनता है। जैसे कि एक्शन होता है वॉश, वॉश में आप आईएनजी जोड़ते हैं, बनता है वॉशिंग, और इसी से नेम बनता है वॉशिंग मशीन। ऐसे ही वेट एक एक्शन होता है और इससे एक नेम बनता है वेटिंग रूम। ऐसे ही करके बहुत सारे आपको एक्टिविटीज मिल जाएंगी। जिस टेबल पे आप खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डाइनिंग टेबल। तो डाइन में एक्शन में आईएनजी जोड़कर आप डाइनिंग टेबल नाम बनाते हैं चीज का। ठीक है, स्पीकिंग कोर्स करने लोग आते हैं, ये नेम हो गया। तो एक्शन में आईएनजी जोड़ के आप नेम बना लेते हैं, जीरन के थ्रू नाउन के तौर पे यूज में आ जाता है। बाकी ये बहुत टेक्निकल है पार्ट, इसको थोड़ा सा फिर कल आगे फर्दर